सुप्रभात साथियों। एक बार मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कक्षा में सुबह के 7 बजे वाली कक्षा में हम आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर सन 1999 टीजीटी का पेपर लेकर आए हैं। और पिछली 6 कक्षा में हम छोटी छोटी वीडियो में, चूंकि 10 से 12 क्वेश्चन हम कराते हैं एक वीडियो में, बढ़ा देंगे। इसको बढ़ा, इसका प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। समस्या क्या है कि अब माफ करिए, केवल आंसर बता के निकल जाए तो जल्दी होगा, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसमें थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर ली जाए, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा ही बात है। थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए कम क्वेश्चन हो पाते हैं। आइएगा देखते हैं आज के एक बार पुनः मैं आपका इस तमन्ना बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। कब का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे? ये 1999 टीजीटी का। किसका पेपर है भैया? 1999 टीजीटी का। कहाँ गया भाई? एक बार आ जाओ। कितना प्रश्न? लगभग हम 70 से 80 प्रश्न हम लगभग कर चुके हैं। कितना? लगभग हम 80 प्रश्न कर चुके हैं। उसी के आगे हमको देखना है कि ये आज का जो प्रश्न हमारा दोस्तों आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर देने का प्रयास करिए। चूंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं चूंकि रिपीट क्वेश्चन तो होता ही रहता है। आप जानते हैं कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहती है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ क्या, हम तो कहेंगे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत ध्यान से, इत्मीनान से प्रश्न को पढ़िए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है कि नंदलाल बसु, ये जो नंदलाल बसु की थ्योरी की क्लास पिछली अभी बहुत जल्दी हम पढ़ाए थे, लेटेस्ट वीडियो है, आप जाकर देखिएगा। थ्योरी क्लास इतनी लाजवाब नंदलाल बसु जो क्लास पढ़ाई है, इतना कहीं मिलेगा नहीं। कंटेंट देखा पूरी, बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिएगा। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था, प्रश्न पूछा है। नंदलाल बसु से प्रश्न पत्रिका में प्रश्न ना छपे ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वह टीजीटी का हो या पीजीटी का हो। अगर कला विषय से संबंधित हम बात कर ले, नंदू चाचा से प्रश्न न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बताना कि इनका जन्म कहाँ हुआ। क्या बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, गुजरात में हुआ या मध्य प्रदेश में हुआ? नंदू चाचा का जन्म आखिरकार हुआ कहाँ, यही आपको छाप करके बता देना है दोस्तों। कहाँ हुआ ये बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं। पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है, बिहार। आप जाएंगे बिहार में, बिहार के मुंगेर में, मुंगेर में एक स्थान है खड़गपुर। यही खड़गपुर में इस महान आत्मा का जन्म होता है, नंदलाल बसु का। मुंगेर में जन्म होता है, मुंगेर के खड़गपुर में जन्म होता है। विद्वानों में मतभेद है, कुछ कहते हैं 1882, कुछ कहते हैं 1883 ईस्वी में जन्म हुआ और 1966 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई। ऐसा लोग, मतलब विद्वानों में मतभेद है। 82-83 आप समझिएगा, ये हम नहीं कह रहे, ये सभी लोग कहते हैं। चूंकि जो आए आसन वही कर दीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। आगे बढ़िएगा, देखते हैं दोस्तों। ये बंगाल शैली के चित्रकार थे नंदलाल बसु। किस शैली के? बंगाल शैली के चित्रकार थे। किस कलम के? बंगाल कलम या बंगाल शैली के चित्रकार थे। कौन? नंदलाल बसु। इन्हें मास्टर मोसाय कहा जाता था। मास्टर मोसाय कहा जाता था, इनकी उपाधि थी। ये जो कला शिक्षक के शांति निकेतन में इनके विद्यार्थी जो थे, इनको कला मास्टर मोसाय कहकर संबोधित किया करते थे। साथ ही साथ इनके गुरु बहुत ही महान व्यक्ति थे, अवनींद्र नाथ टैगोर। इनके महान, मतलब अवनींद्र नाथ टैगोर या अवनी बाबू इनके गुरु थे। दोस्तों, इन्होंने परंपरागत शैली का अक्षरशः यानी एकदम फोटोकॉपी कर लेने का काम नहीं किया, बल्कि रूप में कुछ आधुनिक एवं नई प्रणालियों का प्रयोग करके एक नई शैली को, एक नए कलम को जन्म देने का प्रयास भी किया। कौन? आपके नंदलाल बसु ने। आप देखेंगे कि एडमिशन के समय जब ईवी हेबल, और जब ईवी हेबल प्रिंसिपल थे और वाइस प्रिंसिपल अवनींद्र नाथ टैगोर थे, कलकत्ता कला विद्यालय में जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पर देखिएगा कि इनकी अपनी तुलिका के माध्यम द्वारा ये बड़ा प्यारा सा चित्र, महाश्वेता नाम का चित्र बनाए थे। किस नाम का? महाश्वेता। इस चित्र को लेकर गए थे, जिसे देखकर ईवी हेबल बहुत प्रभावित होते हैं। इसमें, इसके अंदर, नंदलाल बसु के अंदर भविष्य का
एक अच्छा चित्रकार का जो गुण होना चाहिए वो सारा गुण इनमें दिखाई देता है उनको, इसी के आधार पर इन्होंने उनका दाखिला दे दिया था। ये बात याद रखिएगा। आप देखेंगे कि ये चाहे अजंता हो चाहे बाघ हो, अजंता के साथ साथ बाघ की गुफाओं का भी इन्होंने जो है, बाघ की गुफा 1921 में, कब, 1921 में बाघ की गुफा का जो है प्रतिलिपियां, उसके चित्रों की, भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। इनके बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा अभी तो अब प्रैक्टिस सब लोग को मतलब इतना बहुत हो गया, बल्कि ये ज्यादा पढ़ना है तो क्लास में पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, आप जाके देख सकते हैं इनके बारे में। 1917 में विचित्रा के अध्यक्ष बनते हैं। 1919 में जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो है इन्हें सम्मान दिया जाता है। 1954 में भारत सरकार इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करती है। 1953 में शांति निकेतन संघ ने इनके सम्मान में अर्ध आयु, मतलब क्या कहते हैं उसको, नाम पूरा याद नहीं आ रहा, दिमाग स्लिप कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ, अर्धदान क्या है, अर्धदान। अर्धदान एक उत्सव है। अर्धदान एक उत्सव है। शांति निकेतन के संघ ने मास्टर मुसाय अर्थात नंदलाल बसु के सम्मान में यह उत्सव अर्धदान नाम का उत्सव आयोजित किया था। 1954 में भारत सरकार इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करती है। 1900, आपने सारी बातें हम पूरी क्लास में पढ़ाए हुए, फ्री क्लास में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बिहार हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई पड़ते हैं, दिखते हैं? राम कुमार के, नंदलाल बसु के, जयराम पटेल के, या दया बच्च चावड़ा के? आपको इसका एकदम उत्तर छाप के बता देना है दोस्तों। कहां तक कितनी तैयारी आपकी है इसको परख लीजिए। कहां, मतलब किस आधुनिक भारतीय, वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं? ठोस काले, पहली नजर में ही उसके रेखांकन, उस चित्रकार के रेखांकन ठोस काले विस्तार के रूप में पहली नजर में ही दिखाई पड़ने लगते हैं, दिखते हैं। वह राम कुमार है, नंदलाल बसु है, जयराम पटेल है। कौन है भैया? इसका उत्तर आपको बताना है कि वह कौन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन है भैया? जयराम पटेल। कौन है? जय राम पटेल। इनका जन्म दोस्तों 1930, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि 1930 में इनका जन्म होता है जयराम पटेल का। इन्होंने केवल दो माध्यम में काम किया, एक स्याही पर, एक स्याही से कागज पर, एक स्याही से कागज पर, और दूसरा लकड़ी व धातु प्लेट पर, लकड़ी या धातु प्लेट पर रिलीफ विधि। एक स्याही से कागज के टुकड़े पर, कागज पर, दूसरा एक स्याही से कागज पर, और दूसरा धातु के प्लेट पर रिलीफ के माध्यम से। ये दो ही माध्यम में काम किए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, जयराम पटेल, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयराम पटेल। 2016 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, ये 1999 का पेपर है भैया। ये नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है प्रश्न की, बाकी उस पर मत जाइएगा। ये 1999 का पेपर है, आप मैच करा लीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित करने का काम किया? एमपी की सरकार ने निम्नलिखित 4 कलाकार आपके सामने उपस्थित हैं, इनमें से किसको मध्य प्रदेश की सरकार ने कालिदास, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मतलब एक बहुत अच्छा पुरस्कार माना जाता है कालिदास सम्मान, तो किसको मिला? मध्य प्रदेश ने किसको दिया? क्या गुलाम शेख को दिया? किसको? गुलाम शेख को। क्या एल राजपूत को दिया? क्या केजी सुब्रमण्यम को दिया? या एनएस बेंद्रे को दिया? किसको दिया भैया, आप बताएंगे? किसको दिया, बताएंगे? चलिए, किसको दिया, किसको मिला कालिदास सम्मान की सरकार द्वारा? यही जो आपके तीसरे वाले विकल्प में केजी सुब्रमण्यम जी, केजी सुब्रमण्यम जी को ही एमपी की सरकार ने कालिदास पुरस्कार दिया। सन 1924 में
कब? 1924 में केरल के, जो हमारा केरल एक राज्य है, भारत का दक्षिणी राज्य है, केरल के पालघाट में 1924 ईस्वी में इनका जन्म होता है। दोस्तों ये चित्रकार भी थे, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे, शिल्पकार थे। भित्ति चित्रकार तो नहीं कह सकते क्योंकि भित्ति चित्रकारी की लगभग लगभग देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन तमाम प्रकार के गुण इनके अंदर था भैया। आप जानते रहिए, लेखक थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे, भित्ति चित्रकार भी थे, प्रिंट मेकर भी थे। ये इतनी कलाओं में पारंगत हासिल करने वाले एक ऐसे कलाकार थे जिनका नाम केजी सुब्रमण्यम है। क्या नाम है? केजी सुब्रमण्यम। इन्हें 1975 में पद्मश्री सम्मान भी से नवाजा जाता है। कब? 1975 में पद्मश्री। कब? 1975 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से, इन्हें पद्म भूषण भी मिलता है, पद्म विभूषण भी मिलता है। इन्हें पद्म भूषण मिला, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित 2006 में किया गया, 2006 ईस्वी में। और पद्म विभूषण विभूषण से इन्हें सन 2012 में सम्मानित किया गया। कब? 2012 ईस्वी में सम्मानित किया गया। दोस्तों इन्हें 1981 में इन्हें, ये तीसरा वाला विकल्प सही है जो केजी सुब्रमण्यम, इन्हें कालिदास कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया था। किन्हें? आपके यही जो केजी सुब्रमण्यम जी है। दोस्तों ये मूविंग फोकस पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट द लिविंग ट्रेडिशन नामक दो पुस्तकों की रचना भी इन्होंने की थी। किन्होंने? आपके केजी सुब्रमण्यम जी ने पहली पुस्तक की मूविंग फोकस पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट द रिलीफ ट्रेडिशन। ये पुस्तकें किसकी है? आपसे कभी भी पूछ लेगा तो आप हमेशा बताएंगे केजी सुब्रमण्यम जी की यह पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है भैया? ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये क्या भाई, हटो। हाँ, चलो अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें से असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। वह चित्रकार बताइए जो कोई भिन्न, इन तीनों में, चारों में से कोई एक भिन्न है, वही आपको बताना है। तो अगला प्रश्न है, इसमें से कौन भिन्न है? तो दोस्तों इसमें से एकदम स्पष्ट झलक आ रहा है कि राम कुमार भिन्न है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन भिन्न है? राम कुमार भिन्न। क्यों? क्योंकि ये जो यामिनी रंजन राय है, वी प्रभा है, के एस कुलकर्णी है, ये तीनों भारतीय लोक कला परंपरा को अपनी कृतियों में लाने का ज्यादा प्रयास किया है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनको हम भारतीय लोक कला परंपरा को, भारतीय लोक कला की परंपरा को इन तीनों ने, यामिनी रंजन राय ने, बी प्रभा ने, के एस कुलकर्णी ने, एकदम अपनी कृतियों में आत्मसात करने का प्रयास किया है। तो तीनों में, चारों में यही भिन्न है। कौन? राम कुमार। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। वाह वाह, क्या प्रश्न है रे, कसम से। चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता, बड़ा ही फेमस और बड़ा ही प्यारा चित्र है। यह किस चित्रकार की कृति है? चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की है? क्या पिकासो की है, एम एफ हुसैन साहब की है, जॉन मीरो या एफ एम सुजा? किसकी है यह? आप यही बताना है आपको भैया। चारों विकल्पों में से विकल्प आपके सामने है, फटाक दे एकदम कमेंट सेक्शन में छाप दे भैया। ये करो भाई, एक एकदम स्पष्ट, तो जान लगी जान मीरो कृति है, इतनी शानदार। तीसरा वाला नंबर जो है, तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉन मीरो। जॉन मीरो की ही कृति है चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर एस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? आर एस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? क्या वह लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? क्या वह जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य थे? मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य थे? या इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको। आर एस बिष्ट किस जो है कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे, यही आपको बताना है भैया। आर एस बिष्ट यानी इनका जो पूरा नाम है, इनका जो पूरा नाम है रणवीर सिंह बिष्ट। आप इनका पूरा नाम जानते रहिए। क्या नाम है? रणवीर सिंह बिष्ट। बताइएगा कौन सा उत्तर सही है इन चारों विकल्पों में से। चलिए बताइएगा भैया। इसका जो है
पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, लखनऊ कला विद्यालय। इन्होंने दोस्तों लखनऊ कला विद्यालय में ही शिक्षा ली। किसने? आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट ने लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षा दीक्षा ली। लखनऊ कला विद्यालय में ही आगे चलकर शिक्षक बन गए, पढ़ाने लगे, और उसी लखनऊ कला विद्यालय में ही कुछ समय बाद ये प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त कर दिए गए। ये प्रधानाचार्य भी हो गए, आर एस बिष्ट हो गए, ध्यान रखिएगा। तो ये लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित है, वहीं के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, जरा ध्यान दीजिए। तो कहाँ चला गया भाई, इधर आओ। चलिए, ये भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। पहली क्लास जब मैं पढ़ा रहा था थ्योरी की, वहां पे जाएंगे तो ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जो प्रीवियस ईयर वाला सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारी थ्योरी की कक्षा पढ़ा है उसका ये सिंगल ये प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ छूटा है कहीं, जाकर देख लीजिएगा, न विश्वास हो उसके बाद बताइएगा, क्लेम कर दीजिएगा, FIR कर दीजिएगा, जो मर्जी आए वो कर दीजिएगा। चैलेंज है हमारा। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? किसके साथ? क्या धर्म है, अर्थ है, काम है, या मोक्ष है? कौन है वही बताइएगा आपको। चलिए, आप हमेशा जानते हैं कि हमारी कला का उद्भव एवं विकास ही एक प्रकार से धर्म को आधार बिंदु बनाकर रखा गया, तो धर्म ही सही होगा। ये तो वो सारी चीजें हम पढ़ ही चुके हैं। आप जानते ही हैं कि भारत में कला का जो है स्वरूप धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, चाहे राजनैतिक हो, तमाम मान्यताओं के आधार पर परिवर्तित होता रहा है। जो विकल्प नंबर हमारा 1 वाला है यही करेक्ट हो जाएगा। क्या? धर्म। आगे बढ़िएगा भैया, धर्म वाला तो हो गया। धर्म एक बोलबाला है, क्या करना। दुनिया धर्म इंसान, इंसान एक है, दुनिया धर्म लय की मार एकदम बवाला रखी है। चित्रण के आधार धरातल पर, अब तो कहाँ चले गए, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? वाह वाह, क्या बहुत लाजवाब प्रश्न है कि चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? क्या 2 आयाम होते हैं, 3, 4 या 6 आयाम होते हैं? हमेशा याद रखिएगा, चित्रण के धरातल के हमेशा 2 आयाम होते हैं। कितने? 2 आयाम। इसे द्विआयामी भी कहा जा सकता है या कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, जिस धरातल पर चित्र बनाया जाता है उसका विस्तार जो है 2 दिशाओं में होता है। कितनी दिशाओं में होता है? 2 दिशाओं में होता है उसका हमेशा विस्तार। तो आप कह सकते हैं कि इसे द्विआयामी भी कहा जा सकता है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताइएगा। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है, प्रमाण कहलाता है, अनुपात कहलाता है, आकार, या तीनों में से कोई नहीं। आपको बताना है क्या कहलाता है। हमेशा बताते हैं आपको कि कोई वस्तु हो या कोई आकृति, उसके स्वतंत्र माप को हमेशा हम क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? प्रमाण है। आप देखेंगे दोस्तों कि प्रमाण जो होता है, प्रमाण अन्य आकृतियों तथा चित्र भूमि के विस्तार से संबंधित होकर अनुपातों में परिवर्तित होता रहता है। कौन? यही प्रमाण। दोस्तों, इसका जो है विकल्प नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहा जाता है? एकता कहा जाता है, लय कहा जाता है, प्रभाविता कहा जाता है, या संतुलन कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। चलिए चलिए, देखिए भैया,
एक प्रकार से कहा जाए तो जो गति है, गति ही लय है, लेकिन सभी गति लय नहीं हो सकता है, लय नहीं हो सकता है। गति ही लय है लेकिन सभी गति लय नहीं हो सकता है, यह बात आपको याद रखना है, ये चीज जानते रहिएगा। आप देखेंगे कि जब अवयव की पुनरावृत्ति के जब अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो उससे जो निरंतरता उत्पन्न होती है उसी को हम लय कह सकते हैं। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कि कल कक्षा में ये श्रृंखला समाप्त हो जाएगी 1999 टीजीटी वाली, जो 1999 पूछा गया चयन बोर्ड के द्वारा। उसके बाद हम 2001 वाला पेपर आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।